योजना का हिस्सा बने, ये एक टॉपिक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एसे राइटिंग कंपटीशन का। योजना का हिस्सा बने, ठीक है, ये एक टॉपिक है। ऐसे ही अनेक टॉपिक्स जो भी एसे राइटिंग से संबंधित रहते हैं हमारे चैनल पे उपलब्ध होते हैं। हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं और अंत में जाके प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पे वो रहते हैं। ये अभी लेटेस्ट कंपटीशन है जिसकी एक वीडियो पहले आपको बताई गई थी जानकारी के लिए कि ये कंपटीशन आपको किस प्रकार से करना है। उस वीडियो को ज़रूर देखना। और आज हम लोग योजना का हिस्सा बने इस निबंध को हिंदी में जानेंगे कि ये किस प्रकार से आप लिखेंगे और कैसा होता है इस प्रकार का निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस, ऐसे राइटिंग एंड अदर कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती हैं। तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको अंत तक देखिएगा तो आपको ऐसे लिखना आ जाएगा और आप इसको चाहें तो इंग्लिश में खुद भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। और खुद ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी आप बी द पार्ट ऑफ प्लान इस करके एक टॉपिक है, ऐसा करके उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ से शुरू करेंगे हम। योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना हर किसी का काम नहीं होता। कार्यान्वित मतलब उसको धरती के ऊपर लाना है ना, उसको आगे एक अच्छा सा रूप देना हर किसी का काम नहीं होता। योजना तो सब बना लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं ना। लेकिन एक सफल समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना बनाना ही एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर सोशल लेवल पे देखें, इकोनॉमिकल लेवल पे देखें या पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो अगर हम लोग इन तीनों जगहों पर सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें योजना बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जो निरंतर, इससे क्या होता है, लगातार विकास और सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है। योजनाओं के अंतर्गत शामिल होना समाज के हर व्यक्ति के लिए एक संबल होता है ना। प्रथमतः पहली बात करें अगर तो योजनाएं एक सामाजिक संविधान का हिस्सा होती हैं। एक समाज में विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, पर्यावरण इत्यादि। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ मिलता है और ये एक समानता की भावना को प्रोत्साहित करता है। दूसरी बात करें अगर हम लोग तो योजनाओं का हिस्सा बनना सकारात्मक परिणामों को जन्म देता है। योजनाओं के अंतर्गत समाज के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, है ना, जिसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और फार्मिंग। ये निवेश समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। निवेश मतलब उसमें आप अपने आप को लगाना पड़ेगा आपको उसमें, है ना, जिससे समाज में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगर तीसरी बात करें तो योजनाओं में सहभागी बनने से व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी होती है। इंसान जो है एक्टिव होकर के और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो एक भावना है वो उसमें आती है। योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज के हर व्यक्ति को अपने योगदान देने का अवसर प्राप्त होता है। ये स्वतंत्रता की भावना को भी बढ़ावा देता है और समाज को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाता है। जो समाज है, जो हमारा, जो जिसमें हम रहते हैं, है ना, उसमें प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है, मतलब समृद्धि होने लग जाती है। योजनाओं के हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। समाज में विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें इन चुनौतियों को समझने और समाधान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा, हमें सक्रिय भागीदारी में शामिल होना चाहिए। हमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे क्षमताओं और योगदान का समान रूप से उपयोग करना चाहिए। तीसरा, हमें योजनाओं को कार्यान्वित करने में सक्षम होना चाहिए। हमें उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे कार्य योजना जो है वो हम बनाएं। तो कार्य योजना लक्ष्यों, जो टारगेट होते हैं, और उन प्रक्रियाओं की रूपरेखा होती है जिनके द्वारा कोई टीम या व्यक्ति उन लक्ष्यों को पा सकता है तथा जिनसे लेखक को परियोजना की सीमाओं का ज्ञान हो पाता है। कार्य योजना चाहे वे व्यावसायिक जीवन में उपयोग में लाई जाएं या एकेडमिक जीवन में, आपको परियोजनाओं पर कार्य करते समय
संगठित रहने में सहायता करती है। ठीक है, अगर हम लोग मिल के काम करना चाहते हैं तो योजना हमारी सहायता करती है। कार्य योजनाएं प्रक्रियाओं को छोटे पाए जा सकने योग्य कार्यों में तोड़ देती हैं तथा उन चीज़ों की पहचान कराती हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। सीखिए कि कार्य योजना किस प्रकार से बनाई और लिखी जाए ताकि आप आने वाली परियोजनाओं के लिए तैयार रहें। तो इसके कुछ चरण हैं, जो भी कार्य योजना बनाई जाती है और जो भी हम योजना का हिस्सा बनते हैं उसके कुछ चरण हैं। तो क्या चरण है? चरण मतलब कुछ स्टेप्स हैं। पहले चरण की बात करें तो अपनी कार्य योजना का उद्देश्य पहचानना। सबसे पहले जो भी आप योजना बना रहे हैं उसका टारगेट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, उसको आप पहचानो। सबसे पहले कार्य योजनाएं अनेक उद्देश्यों से बनाई जाती है। शुरू में ही उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए ताकि आप उचित तैयारी कर सकें। ध्यान रखिए कि ज़्यादातर कार्य योजनाएं निश्चित समयावधि के लिए होती हैं, मतलब 6 महीने से 1 साल। इतनी लंबी कोई भी योजना ना बनानी चाहिए और ना ही आप ऐसी किसी भी कार्य योजना का हिस्सा ही बने। कार्यस्थल पर कार्य योजनाएं आपके सुपरवाइज़र को ये जानने में सहायता करती हैं कि आप अगले कुछ महीनों में किन परियोजनाओं पर कार्य करते रहेंगे। ये अक्सर वार्षिक कार्य मूल्यांकन के बाद बनाए जाते हैं या जब टीमें बड़ी परियोजनाओं पर कार्य करती हैं। कार्य योजनाएं आपकी संस्था की उन नीतिगत योजना सत्रों के परिणाम स्वरूप भी बन सकती हैं जो नए कैलेंडर या आर्थिक वर्ष की शुरुआत में आयोजित किए जाते हैं। एकेडमिक क्षेत्र में कार्य योजनाएं छात्रों की बड़ी परियोजनाओं के लिए सारणी बनाने में सहायता कर सकती हैं। इससे अध्यापकों को भी सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम की सामग्री तैयार करने में सहायता मिल सकती है। अब व्यक्तिगत योजनाएं कहें, इंडिविजुअल जो योजनाएं होती हैं उनके लिए कार्य योजना बनाने से आपको ये रेखांकित करने में सहायता मिल जाती है कि आप क्या और कैसे करना चाहते हैं और किस तिथि तक उसे पूरा हो जाने की अपेक्षा करते हैं। जो व्यक्तिगत कार्य योजनाएं होती हैं जिनकी अवश्य ही आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तथा उनकी ओर जाने की प्रगति का ट्रैक रखने में सहायता करती हैं क्या योजनाएं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो दूसरा चरण है इसका वो है प्रस्तावना तथा पृष्ठभूमि का पता होना चाहिए आपको। उसकी इंट्रो और उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप किसी योजना का हिस्सा बने तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन, और उसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो व्यावसायिक कार्य योजनाएं होती हैं, व्यावसायिक कार्य योजनाओं के लिए शायद आपको प्रस्तावना तथा पृष्ठभूमि लिखनी ही होगी। ठीक है, व्यावसायिक मतलब जिसमें आप बिजनेस रिलेटेड कोई भी कार्य योजना बनाते हैं ना, इनसे आपके सुपरवाइज़र या प्रबंधक को वह वांछित जानकारी मिल पाएगी जिससे वह आपकी कार्य योजना को संदर्भ के साथ रख सके। जो एकेडमिक कार्य योजना होती है उनके लिए अक्सर प्रस्तावना तथा पृष्ठभूमि लिखना इतनी आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, अनावश्यक होता है। प्रस्तावना छोटी तथा मनोहारी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन अपने सुपरवाइजरों को याद दिलाइए कि आप ये कार्य योजना क्यों बना रहे हैं। ठीक है, आप इस कार्य योजना का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, उसमें आप सब लिख दीजिए। उन सभी परियोजनाओं का परिचय दीजिए जिन पर आप इस दौरान काम करने वाले हैं। पृष्ठभूमि में उन कारणों को हाईलाइट किया जाना चाहिए जिनके लिए आपने ये कार्य योजना बनाई है। जैसे कि हाल ही की रिपोर्ट्स में से विवरण तथा आंकड़े दीजिए जिन्हें सुलझाया जाना चाहिए। उन समस्याओं की पहचान कराइए या पिछली परियोजनाओं पर मिली संस्तुतियों या फीडबैक का संदर्भ दीजिए। अब तीसरे चरण की अगर बात करें तो अपने लक्ष्य तथा उद्देश्यों का निर्धारण कीजिए। जो आपके टारगेट हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप पहले ही जो है वो लिखित रूप में रख लीजिए। लक्ष्य और उद्देश्य इस अर्थ में संबंधित है कि वे दोनों ही ये दिखाते हैं कि कार्य योजना के जरिए आप किस उपलब्धि की आशा कर रहे हैं। हालांकि उनमें अंतर भी है। लक्ष्य सामान्य होते हैं तथा उद्देश्य थोड़े से विशिष्ट होते हैं। लक्ष्यों के आपकी परियोजना के बृहद उद्देश्यों पर केंद्रित होना चाहिए। बृहद मतलब होता है बड़ा, बड़े टारगेट पर केंद्रित होना चाहिए। अपनी कार्य योजना की वांछित उपलब्धि को सूचीबद्ध करिए, उसको विस्तृत रखिए। जैसे कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप एक शोध पेपर पूरा कर लें या लिखने के बारे में सीख लें। उद्देश्य जो है विशिष्ट तथा ठोस होना चाहिए, मतलब खास होना चाहिए और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वैसे होने चाहिए जिन्हें आप अपनी सूची पर प्राप्त हो जाने के उपरांत चिन्हित कर सकें, जैसे कि शोध कार्य के लिए। साक्षात्कार हेतु लोगों को खोज पाना एक अच्छा उद्देश्य माना जा सकता है। अनेक कार्य योजनाएं उद्देश्यों को, यदि उनमें महत्वपूर्ण अंतर हो तो उन्हें लघु, मध्यम तथा दीर्घकालीन उद्देश्यों में तोड़ देते हैं। जैसे कि किसी कंपनी का 3 महीने का दर्शकों की संख्या में 30% वृद्धि का लघुकालीन उद्देश्य उसके अगले वर्ष में सोशल मीडिया आउटलेट में ब्रांड विजिबिलिटी सशक्त करने के दीर्घकालीन उद्देश्य से बहुत भिन्न होता है। उद्देश्य जो है आमतौर पर एक्टिव वॉइस में लिखे जाते हैं तथा अस्पष्ट अर्थ वाले क्रियाओं जैसे कि एग्जामाइन, अंडरस्टैंड, नो
आदि के स्थान पर एक्शन क्रियाओं का उपयोग विशिष्ट अर्थों में किया जाता है, जैसे कि प्लान, राइट, इंक्रीज तथा मेजर। अब चौथे स्टेप की बात करें तो अपनी कार्य योजना को स्मार्ट उद्देश्यों से तैयार करिए। स्मार्ट एक ऐसा संक्षिप्ताक्षर है जिसका प्रयोग उन लोगों द्वारा किया गया है जो अपनी कार्य योजना से अधिक ठोस व किए जा सकने वाले परिणामों की खोज करते रहे हैं। स्मार्ट में जैसे स्पेसिफिक होता है, स्पष्ट जानकारी कि हम किसके लिए क्या करने वाले हैं। लिख डालिए कि किन लोगों की सेवा के लिए आप कुछ करने जा रहे हैं तथा आप उनकी सहायता के लिए क्या करेंगे। अब स्मार्ट में दूसरा अक्षर एम है, एस एम। तो मेजरेबल कहते हैं, क्या वह मापने योग्य है और क्या हम उसका परिणाम निकाल सकते हैं, क्या हम परिणामों की गणना कर सकते हैं। क्या आपने कार्य योजना ऐसी बनाई है कि हेल्थ इन साउथ अफ्रीका वुड इंक्रीज इन 2020, या आपने उसे ऐसे रचा है कि केसेस ऑफ HIV एड्स इन न्यूबॉर्न साउथ अफ्रीकन बेबीज वुड डिक्रीज 20% बाई 2020। याद रखिए कि आधारभूत संख्याओं को परिवर्तन की गणना करने के लिए स्थापित करने की आवश्यकता होती है। यदि आपको पता ही नहीं होगा कि दक्षिण अफ्रीका नवजात शिशु में HIV एड्स होने की दर क्या रही है, तब विश्वास के साथ ये कहना कठिन होगा कि आप ऐसा होने की दर में 20% की कमी कर पाए हैं। अब स्मार्ट में तीसरा अक्षर ए है, तो अचीवेबल। कैन वी गेट इट डन इन द टाइम अलॉटेड विद द रिसोर्सेज वी हैव अवेलेबल। उद्देश्य को सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए यथार्थवादी होना चाहिए। सेल्स को 500% बढ़ा पाना उस समय यथोचित है जब आप कोई छोटी कंपनी हो, परंतु यदि पहले ही बाजार में आपका प्राधान्य है तब 500% सेल्स बढ़ाना लगभग असंभव ही होता है। कुछ मामलों में शायद किसी विशेषज्ञ या अधिकारी से परामर्श की आवश्यकता भी ये जानने के लिए ही हो सकती है कि क्या आपकी कार्य योजना के उद्देश्य प्राप्य हैं, रेलिवेंट, क्या इन उद्देश्यों का प्रभाव वांछित लक्ष्य या नीतियों पर होगा। हालांकि शायद संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु क्या स्कूल के बच्चों की ऊंचाई और वजन की माप करने की मानसिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं में कोई सीधा परिवर्तन प्रेरित हो सकता है। सुनिश्चित करिए कि आपके उद्देश्य और विधियों के बीच स्पष्ट और सहज संबंध हो। स्मार्ट में अंतिम अक्षर टाइम बाउंड, ये बहुत जरूरी है। ये उद्देश्य कब पूरा होगा या हमें कब पता चलेगा कि हमारा काम पूरा हो गया है। परियोजना के समापन की निश्चित तिथि नियत कीजिए। ये पता करिए कि यदि हो सकते हैं तो वह कौन से परिणाम होंगे जिनके प्रभाव से आपकी परियोजना समस्त वांछित नतीजों के बाद भी समय से पहले पूरी हो सकती है। अब पांचवें चरण की बात करें तो अपने संसाधनों की सूची बनाइए, रिसोर्सेज की एक लिस्ट बनाइए। उन सभी चीज़ों को सम्मिलित करिए जिनकी आवश्यकता आपको अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पड़ सकती है। आपकी कार्य योजना के उद्देश्य के आधार पर ही संसाधन के प्रकार निर्भर करेंगे। कार्यस्थल पर जो चीज़ें संसाधन हो सकती हैं वे हैं वित्तीय बजट, कार्मिक सलाहकार, इमारतें या कमरे तथा किताबें। यदि आपकी कार्य योजना बहुत औपचारिक है, फॉर्मल है, तब विस्तृत बजट की परिशिष्ट में रखा जा सकता है। अकादमिक क्षेत्र में इन संसाधनों में सम्मिलित हो सकते हैं विभिन्न पुस्तकालयों में पहुंच, किताबों जैसी शोध सामग्री, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं, कंप्यूटर तथा इंटरनेट तक पहुंच तथा प्रोफेसर या वो व्यक्ति जो प्रश्नों के होने की स्थिति में आपकी सहायता कर सकें। छठा चरण है बाधाओं को पहचानिए। किसी भी योजना को जब हम उसका हिस्सा बनते हैं या उसको बना रहे होते हैं तो उसमें जो बाधाएं आ सकती हैं उनको भी पहचानना है। जो बाधाएं व अवरोध होते हैं जो आपके उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति की राह में पत्थर बन के आ जाते हैं। जैसे कि यदि आपने अपने स्कूल के लिए कोई शोध पत्र तैयार कर रहे हैं तो आपको लग सकता है कि आपकी दिनचर्या शोध करने और उसको लिखने के लिहाज से बहुत व्यस्त है। इस प्रकार आपकी व्यस्त दिनचर्या ही आपका अवरोध हो सकती है, तथा आपको सेमेस्टर के दौरान कुछ कटौती करके अपनी कार्य योजना को प्रभावी रूप से पूरा करना होगा। यदि आप प्रति सेमेस्टर एक से अधिक कठिन कक्षाओं में सम्मिलित हैं तब योजनाबद्धता की आवश्यकता होगी। सातवें चरण के लिए हम कहते हैं कि कौन उत्तरदायी होगा। किसी भी अच्छी योजना के लिए उत्तरदायित्व होना आवश्यक है। प्रत्येक कार्य पूरा करने के लिए कौन जिम्मेदार है। किसी भी कार्य को करने के लिए लोगों की एक टीम हो सकती है। संसाधनों को देखिए, परंतु उसके समय पर पूरा होने के लिए उत्तरदायी तो एक ही व्यक्ति को होना पड़ेगा। अब आठवां अगर चरण देखें, इसमें लिखा है अपनी कार्य नीति लिख डालिए। अपनी कार्य योजना को देखिए और ये निर्णय कीजिए कि अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए आप अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करेंगे और बाधाओं पर विजय कैसे पाएंगे। जो भी करना है उसकी सूची बनाइए। यह तैयार करिए कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन या प्रति सप्ताह क्या करने की आवश्यकता है।
साथ ही उन चरणों को भी सूचीबद्ध कीजिए जो आपकी टीम के अन्य सदस्यों को लेने हैं। इस सूचना को संगठित रखने के लिए परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर या व्यक्तिगत कैलेंडर का उपयोग करने के संबंध में विचार करिए। एक शेड्यूल बनाइए। हालांकि आप एक संभावित शेड्यूल बना सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखना है कि अनपेक्षित चीज़ें तो होंगी ही, और आपको अपने शेड्यूल में इतना स्थान रखना होगा कि आप पीछे न रह जाएं। सलाह दी जाती है कि अपनी परियोजना के लिए मील के पत्थर निर्धारित कर लीजिए, विशेषकर तब जब परियोजना बड़ी हो। मील के पत्थर पूरी परियोजना के दौरान ये स्पष्ट करते रहते हैं कि निश्चित उद्देश्य प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। ये ऐसे चिंतन बिंदुओं का कार्य भी कर सकते हैं। यहाँ पहुंचकर आप देख सकें कि अपनी प्रक्रिया में आप कहाँ पर हैं, और आप ये भी सुनिश्चित कर सकें कि अपनी कार्य योजना में आप सही राह पर चल रहे हैं या नहीं। अपनी कार्य योजना को अपने लिए कार्य करने दीजिए। कार्य योजनाएं अपनी उतनी विस्तृत और बड़ी हो सकती हैं जितनी आप चाहें या जितनी आवश्यकता हो। उन्हें कागज़ पर भी लिखा जा सकता है या चित्रों और रंगों का उपयोग करते हुए। व्यावसायिक सॉफ्टवेयर पर भी आपके लिए जो भी सबसे स्वाभाविक तथा प्रभावी हो उसी का उपयोग करिए। तो कार्य योजना का हिस्सा कैसे बनना है? उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी और कुछ विशेष बातों का ज़रूर पता चल गया होगा। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप इस प्रकार का निबंध जो लिखे। बहुत हो चुका, हमने कहानियाँ पढ़ी होंगी, छोटी छोटी मनोरंजन वाली कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो ये ऐसे जो हैं उन मनोरंजन की कहानियों से हट करके कुछ अलग प्रकार के होते हैं। तो आपको कुछ अलग प्रकार का ही निबंध वहाँ पर लिखना है। योजना का हिस्सा बने। इस निबंध को आप इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें से कुछ पॉइंट्स आप अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लीजिए और निबंध लिखने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो कैसी रही ये वीडियो? आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। कुछ पूछना है तो नीचे में कमेंट बॉक्स है ना, तो वहाँ पर आप कुछ लिखिए। आपके जो कमेंट हैं उनका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपको सभी को जय हिंद और बेस्ट विशेस आपको ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए। धन्यवाद।